जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़िए। आज हम कॉलेज लेक्चरर हिंदी विषय का फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें से आंसर की में कोई आंसर सही नहीं था, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द नहीं है। तो अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है इसमें, यानी अशुद्ध शब्द नहीं है यानी शुद्ध कौन सा है, तो वो कौन सा है? पुनरपि। ये क्या है? शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। 3 नंबर राइट आंसर। शुद्ध वाक्य नहीं है यानी अशुद्ध कौन सा है? प्रश्न की भाषा पर ध्यान देना है। इसमें पूछा है शुद्ध वाक्य नहीं है, इसका मतलब कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसी बहाने हमें दर्शन हो गई। सही है। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। आपका यह मत ग्राह्य योग्य है। इसमें ये अशुद्ध है। 4 नंबर। अशुद्ध वाक्य नहीं है यानी शुद्ध कौन सा है? ध्यान से पढ़ना है। वह अपराधी दंड देने योग्य है, ये गलत है। इसमें यह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता है, ये भी सही नहीं है। विद्यार्थियों की मेले में अनेकों टोलियां थी, ये भी गलत है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया, ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। 4 नंबर आंसर होगा। सर्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है। इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं, इसमें 1 नंबर राइट आंसर। अगला है, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग है नौकर बीमार रहा। राजा ने दान दिया, क्या दिया? यानी अकर्मक सकर्मक की पहचान क्रिया से पहले क्या लगा के देखें। क्या दिया? दान। क्या लाया? चिट्ठी। क्या सुनाया? कथा। तो इसमें सकर्मक क्रिया है, लेकिन क्या रहा? ये आंसर सही नहीं आ रहा, तो इसमें अकर्मक का ये उदाहरण है। समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। तो समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग कौन से में नहीं हुआ? नहीं हुआ। चोर ऐसा भागा कि उसका पता ही न लगा। राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया। न नोमल तेल होगा न राधा नाचेगी। यद्यपि हम वनवासी हैं तो भी लोक के व्यवहारों को भली भांति जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर। राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्य। काव्य की यह परिभाषा देने वाले आचार्य कौन थे? तो ये आचार्य थे आचार्य पंडितराज जगन्नाथ। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य कौन थे? तो वे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी अंतःकरण की वृत्तियों को चित्र नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य के लक्षण को चुनौती दी है? तो वे थे मम्मट। यानी आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति ये काव्यम कहकर के मम्मट के काव्य को चुनौती दी थी। बटतोत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। तो बटतोत ने कैसी व्याख्या की है कि प्रज्ञा नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये राइट आंसर है। आचार्य और काव्य प्रयोजन सुमेलन नहीं है, यानी एक का इसमें सुमलित नहीं है, बाकी सब सुमलित है। सहृदयों की प्रियता धनार्जन है, ये बात दंडी ने कही है, राइट है। रस की निष्पत्ति चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति, ये भी राइट आनंद वर्धन ने कहा है। लोक व्यवहार का ज्ञान लोकोत्तर आनंद का लाभ है, ये कौन तक के? कीर्ति व प्रीति विश्वनाथ ने नहीं दिया, ये इसमें रोंग है। 4 नंबर आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? यानी काव्य हेतु 3 है, व्युत्पत्ति है, अभ्यास है, प्रेरणा है। समाधि काव्य हेतु नहीं है। नहीं भाई, इसमें प्रेरणा नहीं है, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि काव्य हेतु है।
प्रेरणा का हेतु नहीं है। साहित्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंदर में अटाए नहीं अट सका। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी यह अवधारणा किसने दी है? यह अवधारणा दी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जब मन में तमोगुण व रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार किसने दिया? तो ये दिया विश्वनाथ ने। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है कि जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है, यानी एक उपयुक्त नहीं है, बाकी तीन उपयुक्त हैं। साधारणीकरण की व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है, यही इसमें सही नहीं है। स्थायी भाव अनादि वासना के रूप में सहृदय के हृदय में पूर्व स्थित रहता है। विभाव आदि व्यंजक होते हैं और रस व्यंग्य रसानंद अखंड होता है। तो इसमें गलत आंसर 1 नंबर है। रस ध्वनि किसे कहा गया है? तो रस ध्वनि कहा गया है असंलग्न कर्म व्यंग्य ध्वनि को। वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्य निष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? ये है विविक्षता। विविक्षता ने परवाच्य ध्वनि। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? तो ये किया है वाक्य वक्रता भेद के अंतर्गत किया है। कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते? वे कौन से आचार्य हैं? भामह। अलंकार के संबंध में असंगत कथन है, यानी 4 दे रखे, इसमें एक सही नहीं है। तो पढ़ते हैं। वर्णनीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार व पास पास प्रयोग होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये बात तो राइट है। सार्थक अथवा निरर्थक भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रमशः आवर्ती को यमक कहते हैं। ये भी सही है। उपमेय व उपमान में भिन्नता के होने पर भी साम्य स्थापना को उपमा कहते हैं। ये भी सही है। वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकू से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे तो वहां संदेह अलंकार होता है। ये इसमें रोंग है, तो ये इसका आंसर है 4 नंबर राइट आंसर। सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर में अलंकार कौन सा है? तो इसमें सलेस अलंकार है। जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। साथ में इधर वाले देख लेते हैं। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है, तो ये होता है अपनहुति अलंकार। पाई महावर देन को नाइन बैठी आई फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़त जाई में अलंकार कौन सा है? तो इसमें है भ्रांतिमान, यानी उसे भ्रांति हो जाती है महावर लगने की। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे धोए मिटे न मरई भीति दुख पाई ही तनु हेरे में अलंकार है। तो इसमें अलंकार है विभावना अलंकार है। वयण सगाई के संबंध में असत्य कथन है। यह डिंगल का विशिष्ट अलंकार है। तय वर्ग टय वर्ग की वयण सगाई उत्तम कोटि की होती है। चरण का प्रथम अक्षर व चरणांत के अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर समान होता है। चरण के प्रथम शब्द के आदि वर्ण की आवर्ती चरणांत शब्द के अंत में भी संभव है। तो इसमें 2 नंबर राइट नहीं है। नेत्र निमिलन
करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जल्दी लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने में प्रमुख अलंकार है। तो इसमें अलंकार है मानवीकरण अलंकार है। दोहा छंद का उदाहरण नहीं है, यानी 4 उदाहरण दिए, एक नहीं है, बाकी 3 हैं। उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानी प्रीति पर छही तीनों के बिर बीती जानी। सीता जू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहिराई जनु सबन की हृदयावली भूपाल। हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोय रद कागज जू राजिया। विरह महानल विकल हिये पिए पिए कही बिखलाई, ओ आए हु पिए के निकट तिये पहचानती नाही। इसका आंसर होगा 3 नंबर, हिम्मत कीमत होए बिने। मात्रिक समछंद नहीं है। उल्लाला डिगती उर्वी अति गुरवी सभे सर्ब पबई समुंदर सर, बयाल बधिर ते ही काल बिकल दिगपाल चराचर। दिग गएंद लर खरत परत दस कंदु मुख भर, सूर विमान हिम भानु भानु संगठित परस्पर, चौके बिरंची शंकर सहित कोलु कुमठु अहि कलमल्यो। ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि, जबहि राम शिव धनु दल्यो। किस छंद से निबंध है, यानी इसमें कौन सा छंद है? इनका आंसर है छप्पे। छप्पे छंद का उदाहरण है। कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है। प्रथम 4 पंक्तियां रोला व अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं। मात्रिक विषम छंद है। यह छंद 6 पंक्तियों का होता है। यह संयुक्त छंद है। तो पहला आंसर सही होगा, ये इसका लक्षण नहीं है। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं, छंद में निबंध है। तो इसका आंसर है गीतिका छंद का है। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए मर्तक सम रह कर न केवल दिन भरो, वीर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ये पंक्तियां किस छंद से निबंध हैं? यह है हरि गीतिका की। मंदाक्रांता छंद का गण क्रम है मैं भय न तय तय ग। 4 नंबर आंसर। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। ये पंक्तियां किस छंद से निबंध है? ये पंक्तियां हैं दुरुत विलंबित छंद की। प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है। कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, काव्य और नाटक अंत प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं, काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं, कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। 1 नंबर आंसर सही नहीं है। प्लेटो नहीं माना ने क्या नहीं माना? कला में अनुकरण की बात, कलाओं के पारस्परिक संबंधों व वर्गीकरण की बात, कलाओं में आदर्श की न्याय सौंदर्य व सत्य की प्रतिष्ठा की बात, चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग न मानना। तो इसका प्लेटो ने ये नहीं माना, चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग न मानना। बाकी 3 माने हैं। प्लेटो के विचारों में बेमेल है, यानी सुमेलित नहीं है। इसमें तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। वस्तु सत्य अमूर्त का ज्ञान प्रसूत मूर्त रूप है। कलाकृति धारणा प्रसूत आभास मात्र है। अमूर्त ज्ञान रूप व धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता। तो इसमें 1 नंबर आंसर आएगा। ये बेमेल है, बाकी सही है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत है। 1 मिनट भाई, इसमें यह आएगा 40 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में आंसर ये सही है।
अमूर्त ज्ञान रूप व धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता। 4 नंबर आंसर सॉरी। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है, यानी संगत नहीं है। कला प्रकृति की भावनामय तथा कल्पनामय अनुकृति नहीं है। काव्य का विषय प्रकृति का प्रतीयमान संभाव्य और आदर्श रूप है। अनुकरण एक सर्जन क्रिया है। अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पनात्मक अनुभूति की प्रेक्षणीय अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है। तो इसमें 1 नंबर असंगत है। कला प्रकृति की भावनामय तथा कल्पना में अनुकृति नहीं है। अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं। कितने अंग स्वीकार किए हैं? 6 अंग स्वीकार किए हैं त्रासदी के। त्रासदी के अनिवार्य अंगों में उपयुक्त कथन है, यानी इसमें उपयुक्त कौन सा है? तो कथानक, चरित्र व विचार अनुकरण के विषय है। 3 नंबर राइट आंसर है। साथ में 5 वाला देख लें। लॉन्जाइन्स के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। तो ये अत्यधिक शब्दाडंबर सम्मिलित नहीं है। भावावेश की तीव्रता, गरिमा में रचना विधान, समुचित अलंकार योजना, ये तीनों सम्मिलित हैं, ये नहीं है। लॉन्जाइन्स की उदात्त संबंधी मान्यता अनुसार असंगत कथन है, तो संगत नहीं है। विषय साधन नहीं, साध्य है। प्राचीन काव्यानुशीलन आवश्यक है। विशद बिंबों की योजना उपादेय है। विषय का विस्तार पूर्ण होना आवश्यक है। तो इसमें पहला रोंग है, ये संगत नहीं है। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है। अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण साहित्य शास्त्र से इतर स्रोत से किया है। मन की शुद्धि से आत्मा विशद व प्रसन्न होती है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग त्रासदी की परिभाषा देते हुए किया है। तो इसमें 3 नंबर आंसर है, ये रोंग है, ये संगत नहीं है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। क्रोचे की मान्यता नहीं है। सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है। स्वयं प्रकाश ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र व स्वायत्त होता है। अभिव्यंजना ज्ञान रूप है और काव्य प्रकाशन कर्म रूप है। कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो इसमें पहला है, ये क्रोचे ने नहीं दिया। सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है। अगला क्वेश्चन है, पेरी इप्सु ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये है लॉन्जाइन्स का। क्रोचे के अनुसार कला की सर्जन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है। कलाकार द्वारा उद्दीपक प्रभावों के अंतर्गत अमूर्त संवेदना का अनुभव बिंब विधान के माध्यम से मानस स्तर पर अभिव्यंजना की पूर्णता, कल्पना शक्ति के माध्यम से उद्दीपक प्रभावों का संश्लेषण तथा अन्वय, मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतारण। तो इसमें 4 नंबर वाला अनिवार्य चरण नहीं है, बाकी 3 अनिवार्य चरण है। क्रोचे के संबंध में असंगत कथन है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत केवल काव्य पर ही लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्व रखता है। क्रोचे की पुस्तक का शीर्षक एस्थेटिक है। क्रोचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया है। क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थे। तो इसमें 3 नंबर आंसर सही नहीं है। क्रोचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया है। कोलरिज के कल्पना सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है। मुख्य कल्पना समस्त मानवीय प्रत्यक्ष बोध की आद्य अभिकर्ता तथा जीवंत शक्ति है। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। वे मुख्य कल्पना को तर्क से तथा गौण कल्पना को समझ से जोड़ते हैं। मुख्य कल्पना तथा गौण कल्पना में गुण का नहीं, मात्र परिणाम का अंतर है। तो इसमें 3 नंबर आंसर है, ये सही नहीं है। वे मुख्य कल्पना को, यानी कोलरिज मुख्य कल्पना को तर्क से तथा गौण कल्पना को समझ से जोड़ते हैं, ये रोंग है। इसमें बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं, तो ये हैं कोलरिज। बायोग्राफिया किसकी है?
कोलरिज की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? तो ये माना है वक्रोक्ति सिद्धांत के। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का ही नहीं अपितु इसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। यह मान्यता किसकी है? तो यह मान्यता है टी.एस. इलियट की। कोलरिज की दृष्टि से कल्पना के विषय में असंगत कथन है। वे कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। वे ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। कविता में समन्वय का विशेष महत्व है। कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा? यानी संगत नहीं है 2 नंबर। वे ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। टी.एस. इलियट का मत नहीं है। कौन सा मत नहीं है? कला की जैविक सत्ता होती है। कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है। काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना भिन्न होती है। कला का स्वयं व्यक्तिक होता है। तो इसमें 4 नंबर आंसर ये टी.एस. इलियट का मत नहीं है कि कला स्वयं का व्यक्तिक होता है। किस कथन से इलियट सहमत नहीं है? नहीं कथन की पहचान यानी जिससे वो सहमत नहीं है। परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है। परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को यह जानकारी हो जाती कि उसे क्या करना चाहिए। परंपरा के ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि साहित्यकार की कृति का मूल्य क्या है। परंपरा दाय के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती, उसे प्राप्त करने के लिए सचेष्ट प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो इलियट इस बात से सहमत नहीं है कि परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है। कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। अनुभव या बोध के कलात्मक अंकन की प्रतिभा जन्मजात रूप में प्राप्त नहीं होती। यथार्थवादी चित्रण यथार्थ की मात्र नकल है। कला के अभिप्राय, संदेश, सार, तत्व व रूप शिल्प में बदलाव होता रहता है। तो इसमें 3 नंबर आंसर सही नहीं है। मार्क्सवाद के अनुसार यथार्थवादी चित्रण में यथार्थ की मात्रा नकल है। कविता का भाव स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उसकी मुक्ति का नाम है। यह मान्यता किसकी है? तो यह मान्यता है टी.एस. इलियट की। साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक असंगत कथन है। तो इसमें संगत नहीं है, उसकी पहचान करनी है। साहित्य के वर्गों के बीच विचारधारात्मक संघर्ष में महत्वपूर्ण है। साहित्यिक श्रमिक वर्ग जनसाधारण की शिक्षा और चेतना में योगदान कर सकता है। साहित्य शोषकों की शक्ति को मजबूत बना सकता है तथा उसकी जड़ें भी खोद सकता है। वर्ग अचल अपरिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। तो इसमें 4 नंबर वाला आंसर ही संगत नहीं है कि वर्ग अचल व अपरिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है। तो ये प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद इससे प्रभावित है। इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है? तो यह कथन है उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में। उत्तर आधुनिकता सोच के विकसित होने के कारणों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन है। भूमंडलीकरण है। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से आधिपत्य, सूचना का साम्राज्यवाद। साहित्य की समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में से है। तो वह 20वीं शताब्दी का 7वां दशक। उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत कथन है। संस्कृति व कलाकृतियां भी उत्पाद हो गई हैं। वैशिष्ट्य का महत्व कम व संख्या का महत्व अधिक हुआ है। रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं। आइडियोलॉजी की जगह टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ने लगा है। तो इसमें 3 नंबर आंसर संगत नहीं है उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई और रासों में प्रक्षिप्त हुई। पद्मावती समय के विषय में यह कथन
किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मन अति भयो हुलास बिगसी जनु को किरण रवि अरु अधर तीय सदर बिंब फल जानी कीर छवि। उक्त काव्यांशों में किसके उल्लास का उल्लेख है? तो इसमें है पद्मावती की। साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता। यह विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन दृष्टि के निकट हैं? तो ये है विखंडनवाद की। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं जोक देरिदा। कमान बांध छुटही अपार लागत लोह इस सारी धार घमसान धान सब वीर सेत धन स्रोत बहस अस रकत रेत। उक्त पंक्तियां किन के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? तो इसमें है पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के बीच। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आषड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी जिबड़ियां फाला पड़या राम पुकारी पुकारी। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? सूफी साधना का। दुल्हनी गाँव मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो इसमें है सहज प्रेम का। नहीं भाई, दाम्पत्य प्रेम का। कौन से प्रेम का? दाम्पत्य प्रेम का। एक अचंबा देखा रे भाई ठाडा सिंह चरावे गाई। पहले पूत भई माई पीछे माई चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरवर ब्याई पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। बेले ही डारी गुनी घरी आई कुत्ता कुंक ले गई बिलाई। तली करी सांसा ऊपरी करी मूल बहुत भांति जड़ लागे फूल। कहे कबीर या पद को बूझे ताकू तिन्ने त्रिभुवन सूझे। पद के संदर्भ में असंगत है, यानी संगत नहीं है। तो ये उलटवासी है। भक्ति की चरम दशा, योग की साधना पद्धति और गयता। तो इसका आंसर है भक्ति की चरम दशा, ये नहीं है। बाकी उलटवासी भी योग की साधना पद्धति और गयता है। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है यानी उपयुक्त नहीं है। मीरा के काव्य में बिछोह की तड़पन ज्यादा है। मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है। मीरा काव्य में रहस्यानुभूति का रंग है। मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं। ये इसमें सही नहीं है। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने 75 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले वीडियो में 75 क्वेश्चन और करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों।